जय हिंद, गुड मॉर्निंग दोस्तों। एग्ज़ाम स्टडी में आपका स्वागत है। आइए हम लोग चलते हैं दिनांक 24/4/2025 का करंट अफेयर की ओर देखते हैं। बहुत ही इम्पोर्टेंट क्लास है और बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है इसमें, तो इसलिए आप लोग वीडियो को पूरा देखें। पूरा वीडियो में आप लोग को पता चलेगा कि काफ़ी ज़रूरी क्वेश्चन था, जो कि करंट अफेयर के दृष्टि से बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। और आप लोग देखेंगे कि जो ये करंट है वो आपको आलतू फालतू करंट पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। ये करंट पढ़ लेने से आपको हर तरह के एग्ज़ाम में ये क्वेश्चन आने की गारंटी है। चुन चुन कर ज़्यादा नहीं, 10 क्वेश्चन आज का है और 10 क्वेश्चन रिवीजन है, यानी कि टोटल 20 क्वेश्चन है। तो ये चुन चुन कर लाया गया प्रश्न है दोस्तों। ऐसे तो करंट बहुत सारा बन जाता है, लेकिन आप लोग वीडियो में देखिएगा तो आप लोग को पता चलेगा। पूरा वीडियो आप लोग देखिए, बहुत ही ज़रूरी क्वेश्चन है इसमें, कोई आलतू फालतू क्वेश्चन नहीं है। क्लास स्टार्ट करने से पहले बता देता हूँ कि 22 तारीख को जो कश्मीर के पहलगाम में घटना घटी है, उसकी मैं ही नहीं पूरे भारत उसकी घोर निंदा करती है, क्योंकि वो आतंकवादी संगठन जो है वो भारत के 30 पर्यटक को नुकसान पहुंचाएं, उनकी जान ले लिए हैं, जो बहुत ही दुखदाई है। भगवान उनकी आत्मा को शांति प्रदान करे और दुख जाहिर करता हूं। ये उम्मीद है भारत सरकार उन आतंकवादियों को जल्द से जल्द उनकी मृत्यु नहीं बोलेंगे, उन लोगों को बहुत ही कठोर सज़ा दे, ताकि आगे से कोई भी आतंकवादी इस तरह के कारनामा करने से पहले उसका रूह कांप जाए, वो 1000 बार सोचे फिर भी वो इस तरह के घटना करने से डरे। तो चलते हैं आज की क्लास की ओर। पहला क्वेश्चन देखते हैं। 2025 का वर्ल्ड प्रेस फोटो ऑफ द ईयर किस देश के फोटोग्राफ को मिला है? इसका सही आंसर हो जाएगा फ़िलिस्तीन। ऑप्शन सी हो जाएगा इसका, फ़िलिस्तीन। अब आइए हम लोग देखते हैं, इसके डिटेल देखते हैं। तो जो फ़िलिस्तीन के फ़ोटोग्राफ़र हैं उनका नाम है समल अबू एलौफ। वो फ़िलिस्तीन के हैं। उन्होंने किसका फ़ोटो खींचा था? तो उन्होंने 9 वर्षीय एक महमूद एजौर का, जिसके दोनों हाथ, बेचारे का दोनों हाथ ही कट गया था, या दोनों हाथ घायल हो गया था, जिससे दोनों हाथ काटना पड़ गया। इजराइल एयर स्ट्राइक में उसका बेचारे का 9 वर्ष का बच्चा का हाथ कटा था। उसका फ़ोटो भी साइट पे डाला हुआ है, यहाँ पे तो नहीं डाल सका। उस बेचारे 9 वर्ष के बच्चे का हाथ कट गया था। यह अखबार द न्यूयॉर्क टाइम में ये आया था। उस बच्चे का नाम आप लोग याद रखिएगा, मोहम्मद एजौर, जो इजराइल एयर स्ट्राइक में उसके हाथ कट गए थे। वो मात्र 9 वर्ष का बच्चा था। सोचिए कि कितना छोटा बच्चा का ऐसा हो गया। उसका फ़ोटो खींचे थे समर अबू एलौफ ने, जो फ़िलिस्तीन के रहने वाले हैं। प्रतियोगिता, ये 68वीं प्रतियोगिता थी वर्ल्ड प्रेस फ़ोटो का। इसमें एंट्री में 59,320 फ़ोटो इसमें था, जिसमें 3,778 फ़ोटोग्राफ़र भाग लिए थे। 141 कंट्री के फ़ोटोग्राफ़र इसमें भाग लिए थे। 59,320 फ़ोटो इसमें सिलेक्ट हुआ था और 3778 फ़ोटोग्राफ़र इसमें शामिल हुए थे। इसका टोटल प्राइज़ रखा गया था 10,000 यूरो। 10,000 यूरो भारत के जो रुपया है उससे तो गुना करके देख लीजिएगा अभी क्या यूरो का रेट चल रहा है। जो यह संस्था जो है वह है वर्ल्ड प्रेस फ़ोटो फाउंडेशन, जिसकी स्थापना 1955 में हुई थी एम्स्टर्डम में। इसके वर्तमान निदेशक हैं जोमना एल जेन कौरी, इसके वर्तमान निदेशक हैं। लोग देख लेते हैं। यह न्यूयॉर्क टाइम में जो यह फ़ोटो, समाचार पत्र न्यूयॉर्क टाइम में जो यह फ़ोटो ली गई थी, वह तस्वीर गाज़ा संघर्ष के दौरान हुआ था। जो यह दर्शाता है कि ह्यूमन कॉस्ट ऑफ द गाज़ा कॉन्फ्लिक्ट की कीमत को, मानवीय कीमत को दर्शाता है।
हर साल डच फाउंडेशन वर्ल्ड प्रेस फ़ोटो द्वारा यह आयोजित किया जाता है। वर्ल्ड प्रेस फ़ोटो द्वारा यह आयोजित किया जाता है, जिसका डच फाउंडेशन होते हैं। यह पुरस्कार फोटोग्राफर को उनके पत्रकारिता के लिए योगदान जो है उसके लिए दिया जाता है। इसकी स्थापना 1955 में हुई थी और इसका एम्स्टर्डम में है, इसका हेडक्वार्टर एम्स्टर्डम में है। इसका जो वर्तमान में डायरेक्टर हैं, निदेशक हैं, वो हैं जुमाना एल जिन खोरी। चलिए अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मोंडो डुप्लेटिस किस खेल से संबंधित है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा पोलो, पोलो वॉल्ट। मोंडो डुप्लेसिस पोलो वॉल्ट खेल से संबंधित हैं। आइए इसके बारे में थोड़ा सा डिटेल देख लेते हैं। मैड्रिड के लॉरियस वर्ल्ड स्पोर्ट अवार्ड में का आयोजन किया गया था। यह अवार्ड स्पोर्ट की दुनिया के सर्वोत्तम खिलाड़ी, जो टॉप एथलेटिक टीम होती है, उसको दिया जाता है। यह अवार्ड को हम लोग खेल का ऑस्कर कहते हैं। इस पुरस्कार में 2025 का स्पोर्टमैन ऑफ द ईयर उनको दिया गया था। यह कहाँ के खिलाड़ी हैं? तो यह स्वीडन के खिलाड़ी हैं। पोलो वॉल्ट गेम होता है जिसमें एक बांस जैसा लेके जाया जाता है और उसको ज़मीन पे लगा के उस तरफ जंप करते हैं, आप लोग देखे होंगे। यह आयोजन किया गया था स्पेन, मैड्रिड में किया गया था। इसे ऑस्कर ऑफ स्पोर्ट कहते हैं। स्पोर्ट यानी कि खेल का ऑस्कर हुआ ये। इसका आयोजन करवाया जाता है लॉरियस स्पोर्ट फाउंडेशन के द्वारा। इसका आयोजन करवाया गया। इसकी स्थापना 1999 को हुई थी। पहले ट्रैक एंड फील्ड के विजेता उसेन बोल्ट थे। पहले ट्रैक एंड फील्ड के जो विजेता थे वो उसेन बोल्ट थे। अब चलते हैं तीसरा क्वेश्चन की ओर। सर्बिया के नए प्रधानमंत्री के रूप में कौन हुए, यानी कि सर्बिया के नए प्रधानमंत्री कौन बने? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ड्यूरो माइकुट। ड्यूरो माइकुट, ऑप्शन बी इसका सही आंसर हो जाएगा। अप्रैल 2025 को सर्बिया के संसद ने 61 वर्षीय ये जो ड्यूरो मैकुट हैं वो 61 वर्षीय हैं। उनको डॉक्टर का शिक्षा लिए हुए हैं और वो प्राइम मिनिस्टर यानी पीएम के लिए नियुक्त किए गए हैं। 250 सीटों वाली संसद है सर्बिया की, तो उन्हें 153 वोट मिला। 153 सीट पे वो विजयी हुए। उनकी नियुक्ति फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर मिलोस वुसेविक के बाद हुआ है। नए प्रधानमंत्री बने हैं ड्यूरो मैकोट। 153 वोट मिले हैं 250 में से, यानी कि 250 जो है ना वहाँ का वो सीट है और उनको 153 सीट पे जीत मिली है। या डॉक्टर का शिक्षा ग्रहण किए हुए हैं। वहाँ के जो प्रेसिडेंट हैं वो हैं अलेक्जेंडर बुसिक, जो 2017 से अभी तक हैं। पूर्व पीएम जो थे वो आपके हैं मिलोस बुसेविक पूर्व पीएम रह चुके हैं। अब आइए हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4। कोकबोरोक भाषा किस राज्य में बोली जाती है? कोकबोरोक भाषा किस राज्य में बोली जाती है? तो इसका सही आंसर आप लोग बताइएगा। सही आंसर इसका हो जाएगा ऑप्शन डी, त्रिपुरा में।
त्रिपुरा में कोकबोरोक भाषा बोली जाती है। यह आदिवासियों का भाषा है जो अभी ये मांग कर रहे हैं कि 8वीं अनुसूची में इस भाषा को शामिल किया जाए। या आदिवासी समूह के लोगों की भाषा है। इसके बारे में जानते हैं। यह त्रिपुरा के ब्रोक जनजाति द्वारा बोला जाता है। यहाँ की राज्य भाषा है। 1779 से है। लिपि जो है इसका है कोलोमा स्क्रिप्ट में है, कोलोमा लिपि में लिखा जाता है। 8 शेड्यूल में शामिल करने की मांग की जा रही है। इस भाषा को कोकबोरोक शब्द जो है वो कोक मतलब होता है भाषा और बोरोक मतलब होता है मनुष्य। तो मनुष्य की भाषा, इन लोगों का कहना है कि जो कोकबोरोक भाषा है वो मनुष्य की भाषा है, यानी कि बोरोक लोगों की भाषा है कोकबोरोक। कोलोमा लिपि में इसे लिखा जाता है। कोकबोरोक को 1979 में त्रिपुरा के ऑफिशियल भाषा के रूप में मान्यता दिया गया। त्रिपुरा की जो पॉपुलेशन है उसमें 23.97 पॉपुलेशन जो है वो यही भाषा बोलती है, कोकबोरोक भाषा ही बोलती है। जो त्रिपुरा के में बंगाली भाषा के बाद दूसरा नंबर पे आता है, ये सेकंड है। फर्स्ट पे है बांग्ला, फर्स्ट पे बंगाली बोला जाता है और सेकंड पे है ये कोकबोरोक भाषा। भारत के संविधान के 8वां अनुसूची में भाषाओं के बारे में बोला गया है। इसके बारे में और थोड़ा सा डिटेल देखते हैं और आप लोग को थोड़ा सा बता देते हैं। जो 8वीं अनुसूची में है उसमें 22 भाषा का जिक्र है। मूल संविधान में 22 भाषा नहीं थी, मूल संविधान में 14 भाषा थी। बाद में सिंधी भाषा को 1967 में 21वें संविधान संशोधन के द्वारा जोड़ा गया। कोंकणी, मणिपुरी और नेपाली को 71वें संविधान संशोधन के द्वारा 1992 में 71वीं संविधान संशोधन हुआ था, उसमें जोड़ा गया था। और उसके बाद बोडो हो गया, डोंगरी, मैथिली व संथाली को 92वां संविधान संशोधन 2003 के तहत जोड़ा गया। बोडो, डोंगरी, मैथिली व संथाली को जोड़ा गया। अब चलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है वर्ल्ड बुक एंड कॉपीराइट डे कब मनाया जाता है? तो वर्ल्ड बुक एंड कॉपीराइट डे वो 23 अप्रैल को मनाया जाता है, यानी कि ये कल मनाया गया। चलिए अब इसके बारे में जानते हैं। वर्ल्ड बुक कॉपीराइट डे क्या होता है? जो हर साल 23 अप्रैल को यह मनाया जाता है। यह दिन ऑथर, पब्लिशर और इसमें जो कंट्रीब्यूट कर रहे हैं उनको सम्मान के लिए मनाया जाता है। इस दिन के माध्यम से किताबों को इम्पोर्टेंट दिया जाता है, यानी कि इस दिवस के रूप में जो मनाया जा रहा है इसमें किताबों के इम्पोर्टेंस के बारे में लोग बताते हैं। यूनेस्को ने इस दिवस को विशेष तौर पर विलियम शेक्सपियर के और मिगुएल सर्वेटिस जैसे साहित्यकार को सम्मान के लिए यह रखा गया। इन दोनों की ये पुण्यतिथि थी। तो इसकी शुरुआत हुई यूनेस्को द्वारा 1995 को हुई थी। इसकी शुरुआत हुई थी। इसका उद्देश्य लेखक, पुस्तकालयों, प्रकाशकों का सम्मान करना है। इसकी वजह जो बता दिया हूँ कि विलियम शेक्सपियर और मिगुएल सर्वेटेंस के द्वारा के जन्म उत्सव पर, इन पुण्यतिथि पर इनको इस पुरस्कार को
देने की यूनेस्को ने घोषणा की थी। 2024 की वर्ल्ड बुक कैपिटल में स्टारबर्ग फ्रांस का जो है उसको मिला था। यूनेस्को प्रमुख अभी कौन है? यूनेस्को के प्रमुख हैं अभी ऑड्री एजौले ऑड्रे एजौले हैं। यूनेस्को वर्ल्ड बुक एंड कॉपीराइट डे की शुरुआत 1995 को हुई थी। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम लोग। ITU का मुख्यालय कहाँ है? तो देखिए दोस्तों, ITU का मुख्यालय है जो वो अभी जिनेवा में, अभी नहीं, उसका मुख्यालय जिनेवा में ही है। इसके जो महानिदेशक के पद पे भारत के एक युवती का नाम उम्मीदवार में नामित किया गया था। उनका नाम है, जो भारत से निदेशक के पद के लिए नामित हुए थे, उनका नाम है M रेवती। इनको भारत के निदेशक के रूप में नामित किया गया था, उम्मीदवार के लिए नामित किया गया था। आइए चलते हैं इसके बारे में थोड़ा सा डिटेल से देखते हैं। भारत के डिपार्टमेंट ऑफ टेलीकम्युनिकेशन में ज्वाइंट वायरलेस एडवाइज़र M रेवती को इंटरनेशनल टेलीकम्युनिकेशन यूनियन में रेडियो कम्युनिकेशन ब्यूरो के डायरेक्टर पोस्ट के लिए अपना कैंडिडेट बनाया। यह विभाग मिनिस्ट्री ऑफ कम्युनिकेशन के अंतर्गत आता है। ITU का फुल फॉर्म जो है इंटरनेशनल टेलीकम्युनिकेशन यूनियन होता है। भारत के उम्मीदवार जो हैं M रेवती हैं, ज्वाइंट वायरलेस एडवाइज़र हैं। ये संचार मंत्रालय से आते हैं। ITU का जो स्थापना है वो 1865 में हुआ था। इसका मुख्यालय जिनेवा कहाँ है? स्विट्ज़रलैंड में है। इसका मुख्य उद्देश्य क्या है? ग्लोबल टेलीकॉम पॉलिसी, रेडियो, टीवी, इंटरनेट आदि के बारे में कम्युनिकेट करना। इसका मुख्य उद्देश्य है ग्लोबल टेलीकॉम पॉलिसी, रेडियो, टीवी, इंटरनेट, ये सब, टेलीफोन हो गया, ये सब को और बेहतर बनाना और इससे बेहतर से बेहतर लाभ लेने के लिए ITU यूनाइटेड नेशन का हिस्सा बनाया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन पे अब आते हैं। हाल ही में यूनेस्को ने कितनी साइटों को ग्लोबल जियो पार्क नेटवर्क में जोड़ा? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, 16। 16 नेटवर्क को 16 साइटों को ग्लोबल जियो पार्क नेटवर्क में जोड़ा गया। आइए इसके बारे में विस्तृत से जानकारी देखते हैं। फुल फॉर्म है इंटरनेशनल, कुल जोड़ी गई साइट 16 हैं, जिसमें 11 देश से लिया गया है 16 साइट। टोटल साइट अब 50 देश का है, 229 साइट अब हो गए हैं। भारत अभी तक कोई नहीं ऐड हुआ है इसमें। उद्देश्य इसका क्या है? एजुकेशन, सस्टेनेबल टूरिज्म, जियोलॉजिकल हेरिटेज के लिए। ग्लोबल जियो पार्क ऐसे स्पेशल साइट होते हैं जिन्हें यूनेस्को ने नेचुरल हेरिटेज और भूगोल के महत्व को पहचान कर मान्यता दी है। इन जगहों पर नेचुरल ब्यूटी ऑफ और पृथ्वी के इतिहास के बारे में जानकारी मिलती है, जैसे कि पुराने पहाड़, गुफाएं, ज्वालामुखी का प्रभाव, ये सब देखा जाता है। मेन ऑब्जेक्टिव क्या है इसमें कि नेचुरल हेरिटेज को बचाना, मेन इसका जो कार्य है वो बता रहा हूँ कि नेचुरल हेरिटेज को बचाना, लोगों को पृथ्वी के इतिहास के बारे में बताना, स्थानीय लोगों को इन स्थानों से फ़ायदा पहुँचाना और उन्हें सुरक्षित रखना, टूरिज्म को बढ़ावा देना,
लेकिन इन्वायरमेंट ख़राब नहीं होना चाहिए, इन्वायरमेंट को बचाकर। इसका जो मैनेजमेंट होता है, इसका मैनेजमेंट नेशनल लॉ के तहत मान्यता प्राप्त की किसी लीगल बॉडी द्वारा किया जाता है। इसका मैनेजमेंट जो है वो नेशनल लॉ के तहत मान्यता प्राप्त किसी लीगल बॉडी द्वारा किया जाता है। वर्तमान में 50 कंट्री में 229 यूनेस्को ग्लोबल जियो पार्क हैं। भारत में भी यूनेस्को ग्लोबल जियो पार्क भारत में अभी नहीं है। क्वेश्चन की ओर, तो नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 8। स्कारबोलो सोल किस महासागर में स्थित है? तो स्कारबोलो सोल जो है वो साउथ चाइना सागर में स्थित है, साउथ चाइना सी में स्थित है, ऑप्शन सी। चीन में जो साउथ चाइना सी है, इसमें स्कारबोला सोल जल क्षेत्र में फिलीपींस पर घुसपैठ करने का आरोप लगाया है। दक्षिण चीन सागर पश्चिमी प्रशांत महासागर का क्षेत्र है। दक्षिण चीन सागर जो है वो पश्चिमी प्रशांत महासागर का क्षेत्र है। इसकी सीमा ब्रुनेई, मलेशिया, इंडोनेशिया, फिलीपींस, सिंगापुर, थाईलैंड, वियतनाम और चाइना से लगता है। जो दक्षिण सागर साउथ दक्षिण चाइना सागर जो है उसका जो सीमा रखता है वो ब्रुनेई, मलेशिया, इंडोनेशिया, फिलीपींस, सिंगापुर, थाईलैंड, वियतनाम और चाइना से लगता है। स्कारबोलो दक्षिण चीन सागर का सबसे बड़ा प्रवाल भित्ति है, सबसे बड़ा प्रवाल भित्ति है। इसका जो विवाद है वो चाइना और फिलीपींस के बीच में है। अन्य नाम इस जो इसका रखा गया है वो है हुआंग्यान आइसलैंड। इसके जो क्षेत्र हैं वो पश्चिम प्रशांत महासागर हैं। फिलीपींस EEZ के अंतर्गत आता है, जिसको चीन ने अभी कब्जा किए हुआ है। EEZ का मतलब होता है एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन। यह द्वीप जिसे चीन ने हुआंग्यान द्वीप और फिलिस्तीन के पनाटाग सोल के नाम से जाना जाता है, यह 2012 से फिलीपींस के कंट्रोल में है। 2012 से फिलीपींस के कंट्रोल में है, जिसको लेकर चाइना विवाद कर रहा है। तो आइए हम लोग चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। 10वां नंबर नेक्स्ट क्वेश्चन में है कि हेल्ड इनिशिएटिव किस मंत्रालय के अंतर्गत शुरू किया गया है? HELD, हेल्ड इनिशिएटिव। तो हेल्ड का फुल नाम है हेल्दी लिवर एजुकेशन एंड अल्कोहल एसोसिएटेड लिवर डिजीज प्रिवेंशन। इसका फुल फॉर्म का उतना ज़रूरी नहीं है। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, होम मिनिस्ट्री। तो यूनियन मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर कौन है? यानी कि भारत के जो गृह मंत्री कौन है अभी वर्तमान में? अमित शाह ने हेल्ड इनिशिएटिव की शुरुआत की, जो एजुकेशन की जांच और पॉलिसी के माध्यम से लीवर की बीमारी से निपटने के लिए नेशन वाइड इफोर्ट तैयार किया है। इस कार्यक्रम का उद्देश्य मेंटल हेल्थ सपोर्ट को एकीकृत करते हुए शराब के दुर्व्यवहार को लोगों में जागरूकता फैलाने के लिए किया गया है। देखिए हेल्थ का ये फुल फॉर्म है हेल्दी लिवर एजुकेशन एंड अल्कोहल एसोसिएटेड लिवर डिजीज प्रिवेंशन। इसको लॉन्च किया गया है गृह मंत्री अमित शाह के द्वारा। संस्था जो है इंस्टीट्यूट ऑफ लिवर एंड बिलियरी साइंस, दिल्ली। इसका मुख्य कारण है उद्देश्य है
शराब से होने वाले लीवर रोग पर जागरूकता के लिए लोगों में फैलाना। थोड़ा मल्टी सेक्टरल नेशनल इनिशिएटिव है जो लीवर हेल्थ के लिए अल्कोहल यूज जो लोग करते हैं उस रोग को प्रारंभिक जो पहचान होती है उसको केंद्रित करने के लिए यह है हेल्ड। यह होम मिनिस्टर जो हैं भारत के अमित शाह, उन्होंने इसकी शुरुआत की है। इसे इंस्टीट्यूट ऑफ लिवर बायोलॉजी साइंस नई दिल्ली द्वारा लागू किया गया है। इसका जो मुख्य काम है वो है लीवर को ख़राब होने से रोकना, शराब के दुर्व्यवहार के बारे में लोगों में जागरूकता फैलाना, मेंटल हेल्थ और कम्युनिटी सपोर्ट प्रदान करना। अब आखिरी क्वेश्चन पे अब आते हैं हम लोग। विजडन क्रिकेट ऑफ द ईयर 2025 का खिताब किस भारतीय ने जीता? पुरुष में ये बताना है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा भारत के तेज गेंदबाज जसप्रीत बुमराह, ऑप्शन बी इसके सही जवाब हो जाएंगे। महिला में यह विजेता रह चुके हैं स्मृति मंदाना। बेस्ट T20 क्रिकेटर निकोलस पूरन है, पूरन को दिया गया जो वेस्ट इंडीज के हैं, निकोलस पूरन। अन्य विजेता में गस एटिक्सन, जेम्स स्मिथ, लाइम डॉबसन को ये खिताब मिल चुका है। इसका जो संस्था है वो विजडन है जो 1889 में इसका स्थापना हुआ था। बुमराह को बेस्ट मेल क्रिकेटर और मंदाना को जो है वो वोमेन कैटेगरी में सर्वश्रेष्ठ क्रिकेटर घोषित किया गया है। जो निकोलस पूरन हैं वो वेस्ट इंडीज के हैं, विकेट कीपर हैं। विजडन क्रिकेटर का अवार्ड जो है वह हर साल दिया जाता है। 1889 में इसकी शुरुआत हुई थी। इस बार गस एटकिंसन, जेमी स्मिथ, डॉन वॉरल को यह खिताब मिला है। इसके अलावा हैम्पशायर के लियाम डॉसन, इंग्लैंड के खिलाड़ी सोफी एलेस्टोन को भी यह खिताब मिल चुका है। अब आइए हम लोग चलते हैं, इससे पहले जो करेंट अफेयर पढ़े थे उस करेंट अफेयर को एक बार रिवीजन कर लेते हैं तेज़ी से, ताकि हम लोग का पहले का करेंट भी अच्छा बना रहे और जो नया करेंट पढ़ा रहा हूँ वो करेंट भी हम लोग को सही से याद हो सके। इसका भी डेली रिवीजन होते रहेगा। तो आइए अब हम लोग चलते हैं करेंट अफेयर, जिसमें हम लोग देखते हैं अब तक की पुरानी करेंट अफेयर की ओर। तो पहला क्वेश्चन है, इसमें थोड़ा सा स्पीड बढ़ाऊंगा। हाल ही में उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने किस अनुच्छेद को न्यूक्लियर मिसाइल कहा है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा, आप लोग को भी पता होगा, ऑप्शन सी हो जाएगा 142। अनुच्छेद 142 को जगदीप धनखड़ ने, जो भारत के उपराष्ट्रपति हैं वर्तमान समय में, उसे न्यूक्लियर मिसाइल कहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। एक्साइज डिजर्ट फ्लैग 10 बहुराष्ट्रीय वायु युद्ध अभ्यास का आयोजन कहाँ किया जा रहा है? यूएई में, ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। ऑस्कर अवार्ड 2028 से एक नई पुरस्कार श्रेणी जोड़ा गया, वह कौन सा जोड़ा गया? तो इसमें आते हैं, इसमें देखते हैं सर्वश्रेष्ठ स्टंट एंड डिज़ाइन का इसमें जोड़ा गया, जो हम लोग कल पढ़े थे। नेक्स्ट क्वेश्चन पे अब आते हैं। हाल ही में दुनिया का सबसे ऊंचा पुल किस देश ने बनाया? तो ये कारनामा भाई चाइना ने किया है, जो कि दुनिया का सबसे ऊंचा पुल बनाया है, एफिल टावर से भी ऊंचा है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे अब आते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है,
पोप फ्रांसिस का हाल ही में निधन हुआ, यह किस देश से संबंधित है? तो ये हो जाएगा वेटिकन सिटी से संबंधित है। इन्होंने दो देश का नागरिकता प्रदान किया हुआ है, एक तो वेटिकन सिटी हो गया और दूसरा है अर्जेंटीना। अर्जेंटीना इनका पहला निवास स्थान है, यहीं जन्म लिए थे और वेटिकन सिटी में ये पोप के रूप में कार्यरत थे। नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं, दुनिया का सबसे ऊंचा दर्रा उमलिंगला कहाँ स्थित है? तो उमलिंगला दर्रा जो है वो ऑप्शन सी लद्दाख में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे अब आते हैं, हाल ही में ब्रिक्स कृषि मंत्रियों की बैठक में भूमि क्षरण, मरुस्थलीकरण और मिट्टी की उर्वरता की हानि से निपटने के लिए कौन सा समझौता किया गया? तो इसका ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन बी, ब्रिक्स लैंड रेस्टोरेशन पार्टनरशिप। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन 8 में। क्वेश्चन 8 में आते हैं, क्लैंगनर कैबिनाइथिट्टम योजना कहाँ लॉन्च की गई? तो इसका सही आंसर हो जाएगा तमिलनाडु, ऑप्शन डी, तमिलनाडु में। 9वां क्वेश्चन में आते हैं, महिला संवाद अभियान किस राज्य ने शुरू की? तो ये हमारे बिहार में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने ये शुरू की। अंतिम क्वेश्चन पे आते हैं, भारत का पहला प्रोटोटाइप फास्ट ब्रीडर रिएक्टर कहाँ बनाया जा रहा है? तो यह हो जाएगा कल्पक्कम तमिलनाडु में। तो ये रहा दोस्तों आज का करंट अफेयर। उम्मीद है आप लोग को पसंद आया होगा। थोड़ी बहुत गलती के लिए माफ़ी मांगूंगा, सुधार आते रहेंगी, दिन पर दिन सुधार होती रहेगी। आप लोगों को बेहतर से बेहतर करंट और उसको अच्छा से समझाने का कोशिश मैं करूँगा। थोड़ी बहुत बोलने में मुझे परेशानियाँ होती हैं, लेकिन मैं कोशिश करूँगा कि आप लोग को और अच्छा से समझाऊँ और आप लोग इसे समझ सकें और आप लोग को भविष्य में ये एग्ज़ाम से डायरेक्ट लड़े, यही कोशिश करता हूं और यही कामना करता हूं कि आप लोग अच्छे से एग्ज़ाम दें। जो भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं उन सभी एग्ज़ाम को अच्छा से दें। और आप लोग के लिए जल्द ही 10 क्वेश्चन का एक क्लास लाने वाला हूं जीके का। उस 10 क्वेश्चन का एक एक ऑप्शन और उस ऑप्शन से और भी एग्ज़ाम में आने वाले महत्वपूर्ण क्वेश्चन को, यानी कि आप समझ के चलिए कि ऑप्शन 4 रहते हैं, उस 4 ऑप्शन से आप लोग को कम से कम तो 40 क्वेश्चन बनाने की एबिलिटी आप लोग में ला दूंगा। उस 4 ऑप्शन से ही 40 क्वेश्चन बनेगा, इस तरह से मैं तैयार कर रहा हूं। वो भी बहुत जल्द आने वाला है, आप लोग इंतज़ार कीजिए और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक, फॉलो और शेयर कीजिए। दोस्तों आप लोग से निवेदन है कि थोड़ा बहुत प्यार हम पे लुटाइए। मैं कोशिश करूंगा कि आप लोग को बेहतर से बेहतर कंटेंट ला कर दूं। कुछ बोलने में मुझे तकलीफ़ होती है, मैं जानता हूं, लेकिन आप लोग को अच्छा से अच्छा कंटेंट ला कर दूंगा, अच्छा से अच्छा क्वेश्चन ऐसा ला के दूँगा कि जो एग्ज़ाम में पूरा लड़े। आप लोग मेरे आवाज़ पे या मुझे बोलने के तरीके पे मत जाइएगा। आप लोग को ज़रूरी है कि आप लोग को किस तरह का क्वेश्चन मिल रहा है, किस तरह ये जो क्वेश्चन मैं आप लोग को दे रहा हूँ, ये क्वेश्चन आप लोग को डायरेक्ट एग्ज़ाम में आएगी। बहुत मेहनत करके ये बनाया गया क्वेश्चन है। बहुत कुछ 1-2 मेरा ऑफलाइन का क्लास बंद करके ये स्टार्ट किया हूँ। काफ़ी मेहनत लगती है, इसलिए आप लोग से निवेदन है कि आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर करें और आप लोग कमेंट में बताएं कि और किस तरह का क्वेश्चन चाहिए, जैसे कि पॉलिटी हो गया, हिस्ट्री हो गया, वो सभी तरह का क्वेश्चन मैं बनाकर आप लोग मैसेज कीजिए, कमेंट कीजिएगा कि इस तरह का और भी क्लास लिया जाए, तो उस पे मैं फोकस करूँगा। ठीक है, तब तक के लिए मुझे आज्ञा दीजिए। मेरी गलतियों को कृपया करके क्षमा करने का कोशिश करें। अभी नया हूँ, इसलिए एक्सपीरियंस कम है। धीरे धीरे मैं सब कुछ सीख जाऊँगा, आप लोग को अच्छा सा पढ़ाने का तरीका आ जाएगा। ऑफलाइन में तो
मुझे कोई दिक्कत नहीं होती। ऑनलाइन में थोड़ा सा झिझक होता है क्योंकि यहाँ पे कोई स्टूडेंट दिखाई नहीं देता, इसलिए थोड़ा सा तकलीफ़ होता है। तो आप लोग इस बात को थोड़ा समझने का कोशिश कीजिएगा, और मैं अपनी भाषा में चेंजिंग लाऊंगा और आप लोग को समझाने का अपना 100% दूंगा। ठीक है, तब तक के लिए मैं मैं अपना चलता हूँ। आप भी अपना ख्याल रखिए और अपने दोस्तों यारों को ये वीडियो शेयर कीजिएगा और अच्छे से पढ़ाई कीजिए। तब तक के लिए बाय, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। जय हिंद।